नमस्ते दोस्तों। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस का अनसॉल्व पेपर। तो आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 2024 का सेट 6 जिसका कोड है 824 IO। इसके पहले के सभी सेट 2025 के सभी सेट और 2024 के 5 सेट हम लोग कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप एक एक करके उनको सॉल्व कर लीजिए। यही क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन जरूर करके जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, और इसमें से पता होगा अभी तक अगर आप लोग जुड़ चुके हैं तो हम लोग सिर्फ फिजिक्स वाला पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए? तो इसके ऑप्शन दिए हैं, मैं ऑप्शन जो है पढ़ देता हूँ। अनसॉल्व पेपर आप लेकर बैठिए। पहला ऑप्शन दिया है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। दूसरा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। और तीसरा ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। चौथा ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो दो लेंस है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कौन सा लेंस यूज करेंगे, फिर फोकस दूरी पर आते हैं। क्योंकि हमें दो चीज देखना है, कौन सा लेंस यूज करना है, और एक में 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है और एक में 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है। तो पहले लेंस कौन सा, हमें क्या करना है, छोटे अक्षरों को पढ़ना है। अगर पढ़ना है तो दो चीजें हमें दिमाग में रखनी है। एक तो हमारा जो प्रतिबिंब बने लेंस से वो सीधा बनना चाहिए, और दूसरा क्या, बड़ा बने। छोटे अक्षरों को पढ़ना है, उसको आवर्धित करना है, मैग्नीफाई करके बड़ा जूम करके पढ़ना होगा, तभी तो वो यूज करेंगे। नहीं तो क्या मतलब रह जाएगा यूज करने का, छोटा तो हमें दिख ही रहा है। तो देखा होगा आपने, एक तो सीधा जो प्रतिबिंब बनता है, तो सबसे पहले सीधा पर आते हैं। सीधा अवतल लेंस में दो केस बनते थे, एक अनंत पर, एक अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। तो दोनों में सीधा बनता था, लेकिन वहां पे क्या होता था, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता था। तो ये तो और छोटा हो जाएगा, तो अवतल लेंस का तो कोई चांस ही नहीं है। तो अवतल लेंस हम नहीं यूज करेंगे। तो बचा कौन सा, उत्तल लेंस। अवतल लेंस नहीं यूज करने वाले हैं। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में आपने छह केस पढ़े होंगे, जिसमें से 5 केस में तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है। लास्ट वाला केस जब हम वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखते हैं तो वहां पे सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो यही उत्तल लेंस हम यूज करेंगे। तो लेंस तो हमें पता चल गया, कौन सा लेंस यूज करेंगे, उत्तल लेंस यूज करेंगे। ठीक है। अब इसमें दो फोकस दूरी, उत्तल लेंस में दो फोकस दूरी है। एक एक ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में है 10 सेंटीमीटर दूरी का उत्तल लेंस, और इसके बाद है तीसरा ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो आपको जब भी कभी, अब फोकस दूरी पे हम क्यों आ रहे हैं, हमें वो वाली फोकस दूरी का उत्तल लेंस यूज करेंगे जिसमें हमें प्रतिबिंब जितना बड़ा दिखाई दे। ठीक है, उत्तल लेंस तो यूज करेंगे, फिक्स हो गया, लेकिन जिसमें बड़ा दिखाई देगा वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो कौन सा, आप इसको याद रख सकते हैं कि जिस उत्तल लेंस की फोकस दूरी, जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी ना, उससे प्रतिबिंब उसका उतना बड़ा बनेगी। तो एक तो 10 सेंटीमीटर है और एक 20 सेंटीमीटर, एक 20 सेंटीमीटर। तो हम क्या, कौन सा यूज करेंगे, 10 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन पहला वाला, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है, डिटेल में समझना है कि ऐसा क्यों होता है, कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस जो है बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ज्यादा फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। तो ये जो है, आप लोग जब 12th में पहुंचेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, दो चैप्टर मिलेंगे आपको, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी करके। तो वहां पे जब आवर्धन क्षमता निकालते हैं, अभी अगर समझ में आ जाए, मैं थोड़ा सा फार्मूला लिख के आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। आप बस इतना ध्यान रखना कि कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस यूज करेंगे। एम बराबर 1+d/f, ये होता है आवर्धन क्षमता। एक साधारण सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, साधारण सूक्ष्मदर्शी, उसकी आवर्धन क्षमता जब निकालेंगे तो ये फार्मूला आता है। इसमें डी क्या होता है, डी होता है न्यूनतम दृष्टि की, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख के देखते हैं तो वो हमें सबसे मैग्नीफाई होकर सबसे क्लियर और सबसे बड़ी दिखती है। देखो, अलग अलग एज ग्रुप के लिए ये दूरी थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो एवरेज है वो 25 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे आता है एफ, ध्यान से देखिएगा, डी तो फिक्स हो गया। अगर एफ हम ज्यादा लेंगे, देखो एम की वैल्यू पे थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि एम क्या होता है। आवर्धन क्षमता हम बोलते हैं, पढ़ा होगा इसको। दर्पण के लिए V/U, और दर्पण के लिए -V/U और लेंस के लिए +V/U। तो आवर्धन क्षमता जितनी ज्यादा होती है ना, उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आवर्धन क्षमता जितनी कम होगी उतना छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां से हम f को ऐसा चूज करेंगे जिससे m की वैल्यू अधिकतम आए। तो ध्यान से देखो, 1+d/f है, d तो फिक्स हो गया। अगर नीचे f से भाग दिया जा रहा है, फोकस दूरी से भाग दिया जा रहा है,
तो यहाँ पे थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपको समझनी पड़ेगी कि जब हम किसी संख्या में बड़ी संख्या से भाग करते हैं तो वो वैल्यू छोटी आती है, और जब हम छोटी संख्या से भाग करते हैं तो वो वैल्यू बड़ी आती है। तो एफ मतलब फोकस दूरी जितना छोटा लेंगे तो भाग करने पर ये वैल्यू उतनी बड़ी आएगी, और ओवरऑल एम की वैल्यू बड़ी आएगी। एम की वैल्यू बड़ी आएगी तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। ठीक है, एफ बड़ा लेंगे तो ये वैल्यू छोटी होगी, और छोटी होगी तो एम छोटा होगा, एम छोटा होगा तो प्रतिबिंब छोटा होगा। यहाँ पे हमें चाहिए क्या, हमें बड़ा चाहिए, मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, तो इसलिए हम कौन सा लेंगे, छोटा, एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। नहीं आ रहा है फार्मूला देख लीजिए, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन तुम्हारे क्लास 10th में तो नहीं पढ़ा होगा किसी ने, 12th में पढ़ोगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तारों के टिमटिमाने का कारण है। तो ये लॉन्ग आंसर में भी आ चुका है, बहुविकल्पीय में भी आ चुका है। इसका ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन देख ले रहा हूं मैं कौन सा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये देखो एक्सप्लेन किया है मैंने पीछे, अगर देखा होगा आपने तो वहां पे मिलेगा इसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। पहले ऑप्शन पढ़ देता हूं मैं क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन दिया वास्तविक तथा बड़ा, दूसरा है आभासी तथा छोटा, तीसरा है आभासी तथा बड़ा, और चौथा है वास्तविक तथा छोटा। तो उत्तल दर्पण में दो ही केस पढ़ा था, एक अनंत पर, एक अनंत और ध्रुव के बीच में। तो दोनों केस में हमने देखा था प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना था और सीधा बना था, और अगर सीधा है तो वो आभासी ही होगा। ठीक है, तो आभासी तो कंफर्म हो गया, और छोटा भी बनता है, आभासी तथा छोटा। और अनंत पे जब होता है तो बहुत छोटा बनता है, बिल्कुल बिंदु के आकार का। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आभासी तथा छोटा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, एक बार फिर से मैं करा दे रहा हूँ। आपतित किरण आती है, ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, बिखर जाती है। कलर का सीक्वेंस आपको याद रखना है, विबग्योर, GYOR, वी वायलेट, बैगनी, इंडिगो, आसमानी, और बी ब्लू, नीला, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 कलर में जो है स्प्लिट हो जाता है। अब विचलन कोण के बारे में पूछ रहा है, किस रंग का, किस कलर का जो है सबसे अधिक विचलन कोण होता है। तो विचलन कोण क्या होता है, अगर ये प्रिज्म ना होता तो आपतित किरण ऐसे सीधे चली जाती। प्रिज्म के कारण ये जितना मुड़ रही है, जितना कोण मुड़ रही है, उसी कोण को हम क्या बोलते हैं, विचलन कोण। ये तो इसको हम किससे लिखते हैं, डेल से। अब देखोगे हर कलर जो है अलग अलग एंगल बना रही है मुड़ने में, सब अलग अलग। तो सबसे कम जो मुड़ रहा है वो रेड, लाल ऊपर है, और सबसे ज्यादा मुड़ने वाला कलर कौन है, बैगनी। लेकिन ऑप्शन में जो है क्या पूछ रहा है, सबसे अधिक, और ऑप्शन में बैगनी नहीं है। तो जो जो ऑप्शन है उसका सीक्वेंस को हम पहले देखेंगे। कौन कौन सा कलर है, पीला है, पीला मतलब येलो, और हरा है, ग्रीन, उसके बाद नारंगी है, ऑरेंज, और नीला है। तो इन चारों में पूछ रहा है। देखो ये दोनों छोड़ दिया, लोग रख लेते हैं सबसे कम विचलन कोण लाल और सबसे ज्यादा बैगनी, दोनों को छोड़ दिया। अब क्या करोगे, अगर जिसको ये नहीं याद होगा वो कैसे कर पाएगा क्वेश्चन। तो इसमें कौन सा सबसे ज्यादा विचलन, सबसे ज्यादा कौन मुड़ा है, ब्लू। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, नीला। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दो कॉलम दिए हैं, एक में मात्रक दिया है, एक में भौतिक राशियां, और इनके मात्रक इसमें दिए हैं। तो दोनों को हमें मैच कराना है, और उसके बाद ऑप्शन देखते हैं कौन सा बनेगा। तो ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। तो ए में कौन हो जाएगा, प्रतिरोध, सेकंड नंबर पर ए में हो जाएगा सेकंड। फिर उसके बाद वाट है, वाट किसके, पावर, शक्ति, सामर्थ्य, विद्युत शक्ति, बी वाला हो जाएगा थर्ड में। के बाद एम्पियर, एम्पियर सबको पता है विद्युत धारा, तो सी वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट, और वोल्ट, विभवांतर, दोनों सामने है, तो डी में हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो
ए में सेकेंड, पहला है बी में थर्ड और सी में फर्स्ट और डी नहीं, इसमें 4 लिखा हुआ है तो डी में फोर्थ। पहला ऑप्शन ही सही है। इसमें से क्या है? ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए यही सही है। ठीक है, मैथ कर लीजिए, ऑप्शन देख लीजिएगा, मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, आर तथा 2R प्रतिरोधों के दो तारों को पहले श्रेणी क्रम में तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 हो, तब R1 अपान R2 होगा। तो पहले श्रेणी क्रम दो प्रतिरोध है हमारे पास, R1 2R को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो ऐसे जोड़ देंगे, R और ये 2R। तो इनका कुल प्रतिरोध क्या है? R1 है। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा? पता है श्रेणी क्रम में जब दो प्रतिरोध होते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध जोड़ देते हैं सिंपल, दोनों का R प्लस 2R कितना हो जाएगा? 3R। एक बार समांतर क्रम में जोड़ते हैं, फिर दोबारा क्या किया गया है, इन्हीं दोनों को R और 2R को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो कैसे निकालते हैं समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध? इसमें दिया है R2, कुल प्रतिरोध क्रमशः श्रेणी क्रम में R1 और समांतर क्रम में R2। तो R2 क्या हो जाएगा? कुल प्रतिरोध चाहे 1/R प्लस 1/2R करके निकालो, या फिर मैंने बताया है कि अगर दो समांतर क्रम में है तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है, ऊपर दोनों को गुणा कर दो R गुणे 2R और नीचे दोनों को सिंपल सा जोड़ दो, तो R प्लस 2R 3R हो जाएगा। एक R से R कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 2R/3, 2R/3। ठीक है, जैसे भी आप कैलकुलेट करते हो, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 वैसे करते हो तो वैसे करो, ये वाला थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। फिर कह रहा है R1 बटे R2, ये R1 आ गया 3R और R2 आ गया 2R/3, और हमें निकालना क्या है? R1 बटे R2। तो R1 है हमारे पास 3R और R2 है 2R/3। 3 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो 3 गुणा होगा, 3 त्रिका 9 बटे 2। कितना? ऑप्शन देख लो एक बार, पहला है 9, दूसरा 1/9, तीसरा सी वाला ऑप्शन 9/2। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन है वो विकल्पीय का। चित्र में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन पर, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की, ये जो एरो बना है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और इलेक्ट्रॉन इधर क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है। तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर जो चुंबकीय बल लगेगा, आरोपित बल की दिशा क्या होगी? तो बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हमने एक नियम पढ़ा था, याद होगा आपको, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इस तरह से अंगूठा, तर्जनी और मध्यिका को समायोजित करते हैं और तर्जनी को जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखते हैं और इस मध्यिका को, बीच वाली उंगली को, धारा की दिशा में। लेकिन यहाँ पे धारा नहीं दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है? इलेक्ट्रॉन। तो आप सबको इतना पता होना चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करता है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में जाती है। ठीक है, और अगर कोई धन आवेश दिया होता तो जिधर धन आवेश गति करता है धारा उसी दिशा में जाती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। ठीक है, अब हम कर सकते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी की दिशा है और ये आई, तो हम इलेक्ट्रॉन पर किस दिशा में बल लगेगा ये ज्ञात कर सकते हैं। जिधर अंगूठा होगा वो लगेगा। तो सबसे पहले इस उंगली को, तर्जनी को, किधर? चुंबकीय क्षेत्र ऊपर है, और ये मध्यिका धारा की दिशा में, धारा इधर जा रही है, इलेक्ट्रॉन भले ही इधर जा रहा है लेकिन धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में जाएगी। तो अंगूठा किधर आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ। बाहर को हम किसके साथ हैं? डॉट से, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ बल लगेगा। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। इसमें पहला है बाईं ओर, दूसरा है दाईं ओर, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, और लास्ट ऑप्शन है कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। तो यहाँ पे कागज में बना हुआ तो ये कागज मान लो इसे, तो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर बल लग रहा है। ऑप्शन डी सही हो जाए। ठीक है, तो विकल्प यहाँ पे खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें दो पार्ट है, दोनों दो दो नंबर के हैं। ओवरऑल क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो पहला पार्ट है, प्रकाश के प्रकीर्णन की दो प्राकृतिक घटनाएं बताइए। प्रकाश के प्रकीर्णन की कुछ घटनाएं, एक तो जो हम पढ़ते आ रहे हैं, आकाश का रंग नीला, आकाश का रंग
नीला होना, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है और ये मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो 2-4 लाइन इसके बारे में लिख भी देना। सिर्फ यही इतना नहीं लिखना, वैसे लिखने के लिए बताया घटनाएं बताइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आकाश का रंग नीला होना ही बता देंगे, इतने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, एक मिनट। दूसरी घटना जो लिख सकते हैं आप, एक होता है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव क्या होता है? किसी आपने विलेन पढ़ा होगा, दो तरह के विलेन होते हैं, समांगी विलेन और विषमांगी विलेन, होमोजीनियस सॉल्यूशन, हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन, तो पढ़ा होगा। जब इसमें से कोई मान लो अगर हेटेरोजीनियस विषमांगी विलेन है, इनकी पहचान करने में इसमें छोटे छोटे कण होते हैं, तो जब प्रकाश यहाँ से गुजरता है तो उसमें से परावर्तन होता है, छोटे छोटे कणों से परावर्तन, तो वही आकाश का रंग में भी होता है नीले रंग का। तो यहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है, जिससे अगर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है इसमें से, विलेन में से, तो वो विषमांगी विलेन होता है। अगर नहीं हो रहा है, सीधे निकल जा रहा है प्रकाश, तो वो समांगी विलेन होता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है। तो इसी का प्रभाव को एक साइंटिस्ट थे टिंडल, उन्हीं के नाम पे टिंडल प्रभाव कहते थे। ये दोनों घटनाएं लिख देंगे आप, दो दो लाइन दोनों के बारे में लिख देंगे। यहाँ पे मैंने बता दिया है क्या होता है, तो कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आपको पता होगा ये। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? दृष्टि दोष दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और दूसरा, दूसरा है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, तो इन दोनों में आप थोड़ा सा इसके बारे में बता देंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। कि जब किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को पास की वस्तु जो है क्लियर दिखाई देती है और दूर की वस्तु क्लियर नहीं दिखाई देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। और जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और पास की वस्तु धुंधली दिखाई देती है, साफ नहीं दिखाई देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो दोनों में लिख देना है, आपको बस इतना करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस के दो दो उपयोग लिखिए। तो पहले हम उत्तल दर्पण के लिख दे रहे हैं। उत्तल दर्पण, कौन कौन सा उपयोग दर्पण का उपयोग? तो सबसे पहले कार में, बस में या फिर गाड़ियों में जो है पीछे का दृश्य देखने के लिए, ऐसे लिखेंगे आप। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए, ये हो गया पहला। और उत्तल दर्पण का कहाँ प्रयोग करते हैं हम? उत्तल दर्पण का एक तो मैग्नीफाइंग मिरर बनाने के, या फिर सबसे अच्छा कारण इनको सुरक्षा दर्पण के रूप में। सुरक्षा दर्पण क्या होता है? सुरक्षा दर्पण के रूप में देखा होगा आपने। अब तो खैर सीसीटीवी कैमरा लग गया है। पहले सीसीटीवी कैमरा के पहले क्या होता था कि कहीं ज्वेलरी की शॉप में या फिर एटीएम्स में एक जो है सामने, एटीएम के सामने बड़ा सा उत्तल दर्पण लगा होता है। उसमें से अगर आपके, जैसे मान लीजिए आप अपना पिन पासवर्ड डाल रहे हैं एटीएम में, तो पीछे से अगर कोई देख रहा होता है तो उसकी इमेज वहां पे सामने आपको दिखाई दे जाता है। वो सुरक्षा दर्पण के रूप में यूज होता है। या फिर ज्वेलरी शॉप में एक जगह पर एक कॉर्नर में, कोने में बड़ा सा उत्तल दर्पण लगा दिया जाता था, जिससे क्या होता था, पूरी दुकान का इमेज जो है, प्रतिबिंब उस दर्पण में बनता था। हम पूरी उसी में देख के पूरी दुकान में क्या हो रहा है ये पता कर सकते थे। तो सुरक्षा। और ट्रैफिक ब्लाइंड कॉर्नर एक होता है। एक और ब्लाइंड कॉर्नर, जैसे मान लीजिए कहीं पे ऐसे 90 डिग्री पर मोड़ है, ऐसे रोड गया है 90 डिग्री पर मोड़ है, अब यहाँ से आने वाली गाड़ियों को, इधर से कौन कोई आ रहा है वो तो दिखेगा नहीं, तो क्या होता था, यहाँ पर बीच में एक उत्तल दर्पण लगा दिया जाता था। यहाँ पे उत्तल दर्पण लगा दिया जाता था। अब इधर से को अगर कोई आ रहा है तो इसका प्रतिबिंब इसमें बनेगा, ये देख लेगा, इसका प्रतिबिंब इसमें बनेगा, तो दोनों एक दूसरे को देख लेगा। अगर मान लो इधर से कोई गाड़ी आ रही है और इधर से भी एक गाड़ी आ रही है, तो इसका प्रतिबिंब इसमें बनेगा ना, तो ये देख लेगा कि हाँ, उसे पता चल जाएगा इधर से कोई गाड़ी आ रही है। और अगर इधर से कोई आ रहा है तो इसको इसका प्रतिबिंब दिख जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम ब्लाइंड कॉर्नर,
यहाँ पे दिखता नहीं ना इधर से कौन आ रहा है, तो ऐसी जगह पर उत्तल दर्पण लगाया जाता है। तो ये लिख सकते हैं आप। और लेंस का क्या प्रयोग है? लेंस का कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के उपयोग ऐसे लिखेंगे, आप हेडिंग डालेंगे और पूरा प्रॉपर लिखेंगे एग्जाम में। पहला उपयोग क्या है? एक तो मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में। मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब क्या होता है? आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए। सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धित आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए, मतलब बड़ा करके उनको जूम करके देखने के लिए। प्रतिबिंब देखने के लिए। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा, आप कोई भी जो सूक्ष्मदर्शी देखा होगा, दूरदर्शी देखा होगा, तो सब में उत्तल लेंस ही यूज होता है। लिख दीजिए इसको, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी में। दूरदर्शी में, ठीक है। तो बस दोनों के दो दो उपयोग लिखना है, लिख देंगे, ये हो जाएगा। सेकंड पार्ट पे आते हैं। अवतल लेंस से किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए। तो अवतल लेंस में क्या होता है? अ, दो केस बनते हैं। एक तो जब वस्तु अनंत पर हो, और दूसरा वस्तु कहाँ पे हो? अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। तो कहीं भी बना दीजिए, कहीं पे रख लीजिए, चाहे अनंत वाला बना लीजिए जो आपको आता हो, एक ही बना दीजिए। ये मुख्य अक्ष हो गया या अवतल लेंस हो गया। यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र O होता है, यहाँ पे इसकी फोकस दूरी और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे ये सब लिखने का कोई मतलब नहीं। मान लीजिए यहाँ पे वस्तु है, ठीक है। अब क्या होगा? एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर ले आएंगे, वो किधर जाएगा? ये कौन सा? अपसारी लेंस। तो अपसारी ये इधर जाता है, ऐसे जाएगी। और एक फोकस से लेकर आइए, फोकस से लेकर आएंगे तो क्या होगा? या फिर वक्रता केंद्र से लेकर चले आइए आप। नहीं, सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए प्रकाशिक केंद्र से लेकर। प्रकाशिक केंद्र से क्या होता है? सीधे चला जाता है, ठीक है। यही दो यूज करके हम जो है किरण आरेख बनाते हैं। तो अब क्या होगा? जब अपवर्तन, लेंस से अपवर्तन होता है, अपवर्तन के बाद जहां पर प्रकाश की किरणें मिलती है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? ये तो इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। तो अगर एक्चुअल में नहीं मिल रही है तो हम क्या करते हैं? उनको पीछे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे पीछे बढ़ाएंगे, इसको तो पीछे बढ़ाएंगे और इसको पीछे बढ़ाएंगे, तो ये यहाँ पर काटेगी, यहाँ पे जो है प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। आप चाहें तो कैरेक्टरिस्टिक यानी कि इसके गुणधर्म भी लिख सकते हैं प्रतिबिंब के, कैसा है ये। सबसे पहले कहाँ बन रहा है? फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनता है। फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच। दूसरा हम क्या लिखते हैं? वास्तविक है या आभासी। पीछे बढ़ाने पे बन रहा है, किरणों को पीछे बढ़ाने पे जब प्रतिबिंब बनता है तो वो आभासी होता है। अगर इधर कहीं पे काटता है, एक्चुअल में वास्तविक रूप से काटती, तो वो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो ये कैसा हो जाएगा? आभासी। आभासी प्रतिबिंब पूरा लिखना। फिर क्या लिखते हैं हम? अ, सीधा बन रहा है या उल्टा? तो सीधा दिख रहा है आपको, आभासी है तो सीधा ही बनेगा। और चौथी प्रॉपर्टी लिखते हैं हम, वस्तु से छोटा बन रहा है या बड़ा, मतलब उसके आकार के बारे में बताते हैं। तो ये देखो ध्यान से, वस्तु से छोटा। हालांकि इसमें कोई कहीं भी प्रतिबिंब अवतल लेंस में वस्तु से छोटा ही बनता है, वस्तु से छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें भी दो पार्ट है। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। किसी प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करने पर वोल्ट मीटर तथा अमीटर को कैसे जोड़ते हैं? तो वोल्ट मीटर कोई प्रतिरोध है, मान लीजिए इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, तो इसमें हमें क्या जोड़ना है? पहले वोल्ट मीटर कैसे जोड़ेंगे, अमीटर कैसे? कैसे जोड़ने का मतलब ये है कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं या श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो वोल्टेज जब भी हो नापते हैं हम, तो अगर आपने ध्यान से इस चीज को पढ़ा होगा, प्रतिरोधों का संयोजन एक तो समांतर क्रम में करते थे, एक श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जब करते थे तो सभी प्रतिरोध में समान धारा जाती थी। हमें क्या करना है? मान लो ये 10 एम्पियर की धारा आ रही है, तो जो मीटर लगाएंगे उसमें भी 10 एम्पियर बताए, तभी तो हम सही मानेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है? समान धारा प्रवाहित होती है,
सभी प्रतिरोध में, तो अमीटर को हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, अमीटर किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। क्यों जोड़ते हैं बता दिया मैंने, क्योंकि श्रेणी क्रम में समान धारा प्रवाहित है। जितना अगर 10 एम्पियर इस प्रतिरोध में जा रही है तो 10 एम्पियर ही अमीटर में जाएगी। अब विभव क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या करता है, विभव मापता है। अमीटर धारा मापता है और वोल्ट मीटर विभव मापता है। तो वोल्ट मीटर विभव समांतर क्रम याद होगा आपको, जितने भी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते थे सबका विभव, दोनों सिरों का विभवांतर समान होता था। तो हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जो विभव इस प्रतिरोध का होगा, प्रतिरोध के दोनों सिरों पर विभवांतर होगा, वही वोल्ट मीटर बताएगा हमें। तो इस बात को रट लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से। वोल्ट मीटर किस में जोड़ते हैं, हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम। ये दोनों चीजें याद रखें, क्यों जोड़ते हैं बता दिया मैंने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरा पार्ट। 500 वाट का रेफ्रिजरेटर है, 12 घंटा प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं, 30 दिनों तक कितनी किलोवाट घंटा का उपयोग किया जाता है। तो सबको फार्मूला पता होगा, व्यय ऊर्जा जो होती है, कितनी ऊर्जा खर्च होती है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का जो कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल मात्रक होता है। ऊर्जा बराबर क्या हो जाता है, वाट, किलोवाट नहीं, वाट गुणे घंटा गुणे दिन, बहुत ही फेमस फार्मूला है, बटे 1000। कितना आ जाएगा, ये किलोवाट घंटा में ही आता है। तो कितने वाट, 500। कितने घंटे यूज हो रहा है, 12 घंटे। कितने दिन तक यूज हो रहा है, 30 दिन तक, बटे 1000। ठीक है, तो 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 3 जीरो ऊपर है, 3 जीरो नीचे, खत्म। 12 पंचे 60 और 60 गुणे 3 छात्रिक 18, 180 किलोवाट घंटा। जो आंसर आता है इसमें किलोवाट घंटा में आता है। ये मत देखना कि वाट है तो वाट घंटा में आएगा, क्योंकि 1000 से भाग भी तो किया गया है। किलोवाट, ये आपका आंसर हो जाएगा 180 किलोवाट घंटा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तो इसमें से दो पार्ट होते हैं अथवा करके, दोनों में से कोई एक करना होता है। तो आप देखेंगे किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाकर दिखाइए। फिर उसके बाद है धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। और तीसरा पार्ट है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन पिछले सेट में थे, करा चुका हूँ, सेट 5 में चले जाइए, तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अथवा वाले में है चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये भी पिछले सेट में था। और घरेलू विद्युत परिपथ में कितने तार प्रयुक्त होते हैं, प्रत्येक के नाम तथा आवरण के रंग लिखिए। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप लोग शुरू से करते आ रहे हैं तो बीच में से मत करिए, शुरू से एक सीक्वेंस से करिए। अगर एक साल का कर लेंगे ध्यान से, फिर 2025 के सभी सातों सेट कर लीजिए, फिर उसके बाद 2024 2023 जो भी लगाएंगे, 90% क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे और आपका उससे कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट होगा। तो अगर आप लोगों ने 2025 अभी तक कर लिया है तो ये सभी क्वेश्चन उसमें से रिपीट हो रहे हैं, तो बार बार कराने का कोई मतलब नहीं। अगर आपको आपने नहीं किया है अभी तक तो पिछले किसी सेट में आपके पास अगर अनसॉल्व है उसमें देखिए वो क्वेश्चन कहाँ पे है, और उस सेट में जाके वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई सब सेट 4 सेट 5 सेट 6 सब कुछ लिखा हुआ उसमें क्लियर। आप उस वीडियो पर जाइए और वहां पे जाके वो क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, तो अब मैं ये वाले क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। अच्छा, इसमें परिनालिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है किन किन कारकों पर निर्भर करता है, वो चाहे तो देख लें। 24 का जो है सेकंड, परिनालिका के कारण। परिनालिका क्या होता था, इस तरह से एक विद्युत रोधी बेस होता है, उसके ऊपर जो है तार लपेटे जाते हैं। के ऊपर क्या होता है, तार लपेटे गए हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, धारावाही परिनालिका। इसके कारण जो कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये फार्मूला आप लोगों ने तो आपके सिलेबस में है नहीं। तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो होता है म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है तो कांस्टेंट होता है। एन क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। इसमें बहुत सारे फेरे लपेटे गए होते हैं ना, पास पास टाइटली लपेटे गए होते हैं। तो इसमें मान लो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होती है, तो किस पर निर्भर कर रही है, एन पर कर रही है और धारा पर समानुपाती है। मतलब ये लिखेंगे बी समानुपाती है किसके, आई के, धारा के। इसका मतलब क्या होगा आप लिख लीजिएगा,
कि धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है। और एन क्या है? एन है यहाँ पे एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। फेरों की संख्या है। तो एकांक लंबाई यानी कि यूनिट में जितने पास पास जितने ज्यादा फेरे होंगे उतनी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं? एन के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे आप कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है। इन्हीं दोनों पर ये निर्भर करता है। ठीक है, तो ये अगर शायद आया था ये भी, लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ना कराया हो तो ये वाला कर लेना। बाकी सारे क्वेश्चन तो 2-2 3-3 बार जरूर कराया है, तो आप उनको कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।